Hello dear students, welcome in science class 8. Today we are going to learn a new chapter number 3 from your science textbook. The name of the chapter is synthetic fibers and plastics. तो इस लेसन में हम लोग जो सिंथेटिक फाइबर्स है और प्लास्टिक उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 32. द क्लोथ विच वी वेयर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स. जो कपड़े हम लोग पहनते हैं वो फैब्रिक से बनते हैं. ओके, फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज. और ये जो फैब्रिक्स है, ओके, ये जो कपड़ा है वो किससे कहाँ से मिलता है हमें? वो नेचुरल सोर्स से और आर्टिफिशियल सोर्स से भी मिलता है. कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? कुछ नेचुरल फाइबर्स के आप नाम बता सकते हो? तो हम लोग बता सकते हैं कॉटन है, जूट है ना, जो कि नेचुरली हमें मिलते हैं. वूल है ना. फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स. ये जो फाइबर्स है वो हमारे जो घरेलू चीज़ें हैं उनसे भी जो घरेलू चीज़ें हैं वो भी फाइबर्स से बनी हुई रहती है. मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स. आपको क्या करना है? कुछ एक लिस्ट बनानी है जो कि फाइबर्स से बनी हुई कुछ कॉमन आर्टिकल्स की लिस्ट बनानी है. Try to separate them into those made from natural fibers and those made from artificial fibers. Make entries in table 3.1. आपको क्या करना है? 3.1 टेबल में क्या दिया हुआ है? नेचुरल फाइबर्स और आर्टिफिशियल फाइबर्स के कुछ आर्टिकल्स के नाम आपको इसमें लिखने हैं. अब जैसे कि आप लोग नंबर 1 में लिख सकते हो नेम ऑफ द आर्टिकल. नेम ऑफ द आर्टिकल क्या है? अब जैसे कि है सिल्क साड़ी. किससे बनती है वो? सिल्क वर्म से मिलती है ना हमें वो नेचुरली मिलती है, तो साड़ी है ना फर्स्ट. फिर सेकेंड इज स्वेटर. जो स्वेटर है वो हम किससे निकालते हैं? वूल से. वो किससे मिलती है? फ्लीस से, शीप के, है ना. तो वो नेचुरली हो गया. ये हो गया 2 नेचुरली. ओके, एक वूल और दूसरा है हमने देखा था कि सिल्क वर्म. तीसरा हम लोग देख सकते हैं जूट बैग. जो जूट के बैग होते हैं वो जूट प्लांट से मिलते हैं, वो भी हमें नेचुरली ही मिलते हैं. ओके, तो हमने देखा सिल्क आर्टिकल्स क्या हो गए हमारे? सिल्क साड़ी, दूसरा हो गया हमारा जूट बैग, और तीसरा हमने देखा स्वेटर. वो सारे हमें नेचुरली मिलते हैं. ओके, नाउ वी टर्न टूवर्ड्स आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल हमें टेरेलिन की जो क्लोथ्स होते हैं वो हमें मिलते हैं आर्टिफिशियली. उसके बाद हम लोग जो रोप बनाते हैं वो भी फाइबर्स से ही बनती हैं. तो जो रोप होती है, रस्सी, वो भी आर्टिफिशियली बनते हैं, है ना, नायलॉन से बनी हुई. तो इस तरीके से हम लोग आर्टिफिशियल और नायलॉन के एग्जाम्पल्स बता सकते हैं. इस तरीके से आप ये टेबल कंप्लीट कर सकते हैं. वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज अ आर्टिफिशियल? कुछ जो है फाइबर्स को आपने आर्टिफिशियल क्यों नाम दिया? यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एक्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड और एनिमल्स. आपने पहले के क्लासेस में ये पढ़ा है कि नेचुरल फाइबर्स हमें किससे मिलता है? प्लांट और एनिमल से, जैसे कि कॉटन है, वूल है, सिल्क है ना. और उसके बाद हमने देखा सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स. जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो ह्यूमन बींग्स मतलब मानव ने वो तैयार किए हैं, खुद के हाथों से बनाए हैं. दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स. वो ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं, इसलिए उनका नाम कैसे है? मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स. सो लेट अस स्टार्ट 3.1. व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? ये सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? ट्राई टू recall the uniform pattern found in a necklace of beads joined with the help of threads. आपको क्या करना है? याद करने की कोशिश करनी है कि ये जो नेकलेस होता है ना गर्ल्स के गले में, वो बीड से, मोतियों से बना हुआ रहता है ना. उसकी मोतियों की माला आपने देखी होंगी जो कि एक थ्रेड के अंदर पिरोई होती है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, देखिए ये. और ट्राई टू ज्वाइन अ नंबर ऑफ
paper clips together to make a long chain as in figure 3.1b. Is there any similarity between the two? यहाँ पे फर्स्ट इसमें क्या दिए है, बीड्स दिए हैं, उससे बनाई हुई एक माला दी हुई। उसके बाद यहाँ पे बी में दिया हुए हमें पेपर क्लिप्स जो कि एक दूसरे से साथ ज्वाइन किए हुए हैं। तो कुछ सिमिलरिटी आपको यहाँ पे क्या दिख रही है कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से एक एक यूनिट जुड़ा हुआ है ना। तो एक एक पार्ट जो है, एक मनी इसमें फर्स्ट ए में क्या दिया है, एक एक मनी एक दूसरे के साथ जुड़ा है और दूसरे पेपर क्लिप भी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइन टुगेदर। जैसे इसमें एक एक बीड और क्लिप जुड़ी हुई है, उसी तरीके से एक एक स्मॉल यूनिट की जो सिंथेटिक फाइबर है वो भी एक चेन तैयार करता है, स्मॉल यूनिट से बनता है। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। एक एक जो स्मॉल यूनिट है वो केमिकल सब्सटेंस होता है। मेनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। ऐसे छोटे छोटे यूनिट एक साथ कंबाइन होके एक बड़ा सा सिंगल यूनिट बनता है, उसको बोलते हैं पॉलीमर्स। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। पॉलीमर जो है दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। पॉली मीनिंग मेनी, मर मीनिंग पार्ट और यूनिट। सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स। तो पॉलीमर कैसे बना, बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट से बना। पॉलीमर्स अकर्स इन नेचर ऑल्सो। कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर called cellulose. Cellulose is made up of a large number of glucose unit. पॉलीमर जो है नेचर में पाया जाता है, मतलब हमारे निसर्ग में नेचुरली वो हमें मिलता है। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं हम कॉटन। कॉटन किससे बना हुआ होता है, ये एक सेल्यूलोज के पॉलीमर से बना हुआ होता है। ओके, सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। और सेल्यूलोज जो है ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ रहता है। बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट एक साथ जुड़ने के बाद सेल्यूलोज बनता है, और सेल्यूलोज से क्या बनता है, कॉटन बनता है। ओके, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। फर्स्ट वन इज अ रेयन। यू हैव रीड इन अ क्लास 7th that silk fibers obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. आपने पहले क्लासेस में सीखा हुआ है कि सिल्क फाइबर जो है सिल्कवर्म से मिलता है, और ये सबसे पहले डिस्कवरी कहाँ पे हुई थी, चाइना में। लेकिन ये उन्होंने बहुत सालों तक एक सीक्रेट रखा था, बहुत समय तक। फैब्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली। जो फैब्रिक जो है जो कि सिल्क से मिलता है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी। उसका जो टेक्सचर होता है, उसका जो खूबसूरत टेक्सचर होता है, वही सबको लुभाता है। अटेम्प्ट्स वे आर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। जो सिल्क है, अभी बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट किए गए हैं कि सिल्क जो है आर्टिफिशियली निकाला जाए। Towards the end of the 19th century, scientists were successfully is obtaining a fiber having properties similar to that of silk. आजकल जो 19th सेंचुरी की ख़त्म होते होते बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या किया है, जो है सिल्क से मिलता जुलता एक नया फाइबर निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। ऐसा जो फाइबर है उसको कैसे कर रहे हैं वो तैयार, वुड पल्प को केमिकल के साथ ट्रीटमेंट देने के बाद, वुड पल्प मतलब जो लकड़ी होती है उसके जो भूसा होता है उससे बनाया जाता है। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। तो जो फाइबर होता है उसको क्या बोलते हैं, फिर रेयन बोलते हैं, जो कि आर्टिफिशियल सिल्क है। तो हम लोग अभी याद रखिए, आपको यहाँ पे याद रखना है कि आर्टिफिशियल सिल्क कौन सा है, रेयन है। ओके, ऑल्दो रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स। ये जो है ये
रेयॉन भी नेचुरल सोर्स से मिलता है, मतलब वुड पल्प है ना, वुड पल्प, येट इट इज़ मैन मेड फाइबर, फिर भी ये मैन मेड फाइबर है। इट इज़ चीपर दैन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर्स, ये जो है बहुत सस्ता है सिल्क से और इजीली सिल्क फाइबर के जैसे ही वो बुना भी जा सकता है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स, ये इसको बहुत सारे कलर से डाई भी किया जा सकता है, मतलब उसको कलरिंग किया जा सकता है आसानी से। रेयॉन इज अ मिक्स विथ कॉटन टू मेक बेडशीट्स और मिक्स विथ वुल टू मेक कारपेट्स, रेयॉन जो है कॉटन के साथ मिक्स किया जाता है बेडशीट्स बनाने के लिए और वो मिक्स किया जाता है वुल के साथ कारपेट्स बनाने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो रेयॉन से बने हुए कुछ आर्टिकल्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कारपेट है, यहाँ पे साड़ी लहंगा दिखाया गया है, यहाँ पे साड़ी कुछ कपड़े दिखाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट इज नायलॉन। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। इन 1931 it was made without using any natural raw material from plant or animal। ये नायलॉन जो है मैन मेड फाइबर है। 1931 में ये सबसे पहले बनाया गया था, कोई भी नेचुरल रिसोर्स यूज़ ना करते हुए। ओके, उन्होंने कोई भी नेचुरल जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, वो यूज़ नहीं किया। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। वो उन्होंने किससे बनाया? वो कोयले से, पानी से और हवा से। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, और ये जो है ये पूरा कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर है, मतलब मैन मेड फाइबर है। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन फाइबर जो है बहुत मजबूत होता है, वो इलास्टिक होता है और हल्का भी होता है। इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश, ये चमकीला होता है और उसके साथ साथ ये इजीली धो भी सकते हैं। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स, इसीलिए ये कपड़े बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर है। वी यूज मेनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रोप, स्टैंड्स, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन एक्सेट्रा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग आर्टिकल बताए गए हैं जो कि नायलॉन सिल्क से बनाए गए हैं। ओके, इज नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नायलॉन पैराशूट्स एंड रोप फॉर रॉक क्लाइंबिंग? क्या नायलॉन फाइबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जो कि रॉक क्लाइंबिंग के लिए बनाए हुए रोप्स और पैराशूट भी नायलॉन से बने हुए होते हैं? तो हाँ, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। हाँ, ये रॉक क्लाइंबिंग के लिए बनाए हुए रोप्स यूज़ करने के लिए और पैराशूट के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि फिगर यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.4 में दिया गया है। अ नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर अ स्टील वायर। ये जो है ये नायलॉन थ्रेड जो है कितना मजबूत होता है पता है? ये एक स्टील वायर जितना वो मजबूत होता है, उससे भी ज़्यादा। लेट अस फाइंड आउट कैसे होता है, देखते हैं। एक्टिविटी 3.1, टेक अ आयरन स्टैंड विथ अ क्लैम्प। आपको एक आयरन स्टैंड लेना है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, जो कि क्लैम्प के साथ, मतलब पकड़ के साथ उसके होना चाहिए, चिमटे के साथ। टेक अ कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ। आपको एक कॉटन थ्रेड लेना है और वो 60 सेंटीमीटर लेंथ का होना चाहिए। टाई इट टू द क्लैम्प so that it hangs freely from it as shown in figure 3.5. At the free end, suspend a pan so that weight can be placed in it. weight उसके अंदर रख सकते हैं। तो क्लैम्प को इस तरीके से वो फिगर में दिखाया गया है, उस तरीके से आपको उसको टाइप करना है जैसे कि फिगर में दिया गया है। और उसके फ्री एंड को यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्लैम्प है और उसके फ्री एंड को क्या दिया गया है? थ्रेड से बांध दिया गया है। तो यहाँ पे नीचे एक पैन लगाया हुआ है। ये जो पैन है, इस पैन के अंदर आपको वेट्स रख सकते हैं आप लोग। ऐड वेट 1 by 1 टिल द थ्रेड ब्रेक्स। पहले कॉटन थ्रेड लिया है तो आपको 1 by 1 उसके अंदर, उस पैन के अंदर क्या डालने हैं? कुछ वेट डालने हैं जब तक वो थ्रेड टूट ना जाए। नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड। आपको क्या करना है?
ये जो टोटल वेट आपको डालते जाना है, टोटल वेट आपको चेक करने हैं कि जब थ्रेड टूट जाए। दिस वेट इंडिकेट्स द strength of the fiber. Repeat the same activity with the threads of wool, polyester, silk and nylon. आपको अलग अलग प्रकार के थ्रेड के साथ, मतलब अलग अलग कॉटन के, वूल के, सिल्क के, नायलॉन के, इन सब थ्रेड के साथ आपको ये सेम प्रोसीजर रिपीट करनी है और चेक करना है कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग है। टैबलेट द डेटा एज शोन इन टेबल 3.2। 3.2 टेबल में आपको इस तरीके से डेटा एंट्री करते जाना है। अरेंज द थ्रेड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ। आपको फिर उसको अरेंज करना है कि उसकी इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ के साथ। तो देखिए यहाँ पे दिया है कॉटन, वूल, सिल्क और नायलॉन। आपको एक एक थ्रेड को चेक करना है। यू मे यूज अ हुक और नेल ऑन द वॉल for hanging the fibers and a polythene bag at the other end. In place of weights, you may use marbles or pebbles of the similar size. आप लोग हुक भी यूज़ कर सकते हो और या फिर नेल भी, मतलब कीला भी यूज़ कर सकते हो जो कि वॉल से टंगा हुआ है, जहाँ से आप लोग फाइबर्स या फिर पॉलीथीन बैग जो कि दूसरे एंड तक आपको टंगानी है। मतलब आपको क्या करना है, एक जो थ्रेड है वो थ्रेड के नीचे पैन की जगह पे आप पॉलीथीन बैग भी रख सकते हो, ओके। जिसके और वेट्स की जगह पे आपको क्या डालना है, आपको कंचे भी डाल सकते हो आप उसमें, या फिर पत्थर भी रख सकते हो, ओके। सिमिलर साइज के होने चाहिए। लेकिन प्रिकॉशन, नोट दैट ऑल थ्रेड शुड बी ऑफ द सेम लेंथ एंड ऑलमोस्ट ऑफ द सेम थिकनेस। आपको ये याद रखना है, यहाँ पे एक प्रिकॉशन लेनी है कि सेम थिकनेस होनी चाहिए थ्रेड की, और मतलब उसका जो मोटापन है वो सेम होना चाहिए सारे थ्रेड्स का, और उसकी लेंथ भी सेम होनी चाहिए, ओके। तो स्टूडेंट्स यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें इस लेसन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।